हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मल्टीमीडिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्राइटेरिया। तो ये हम बात करेंगे मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मेरी मल्टीमीडिया की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप एक्सेस करिए, वहाँ से आपको सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, मल्टीमीडिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्राइटेरिया का। तो जो आपकी क्वालिटी क्राइटेरिया की बात करें किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की, तो मल्टीमीडिया के केस में आपका क्या होता है कि जो मल्टीमीडिया में हम सबसे पहले बात करेंगे हार्डवेयर की, फिर हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। तो मल्टीमीडिया जो भी एप्लीकेशंस हैं मल्टीमीडिया के, वो आपके उनमें हमें हार्डवेयर की भी ज़रूरत होती है और सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है। तो जो हार्डवेयर की ज़रूरत होती है उनकी पहले बात हम करेंगे, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के लिए, उनकी हम बाद में बात करेंगे। इस पूरी वीडियो को आप पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बात करते हैं मल्टीमीडिया हार्डवेयर की। तो मल्टीमीडिया हार्डवेयर जो है, इसमें हम बात करें तो ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स आजकल आ रहे हैं उनमें हमारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, उन्हीं से हम क्या करते हैं, किसी भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को अगर डेवलप करना है या किसी भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना है तो उनके लिए आपको हार्डवेयर कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कुछ कैटेगरीज हैं हार्डवेयर की, जो आपकी वेरियस टाइप्स ऑफ हार्डवेयर जो है वो आपकी जो भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में रिक्वायर्ड होते हैं, यानी ज़रूरत होती है जिन हार्डवेयर कंपोनेंट्स की, उनकी बात हम कर लेते हैं। तो उनमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर हमारा बहुत ही यूज़फुल हार्डवेयर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं इसको हार्ट ऑफ एनी मल्टीमीडिया कंप्यूटर। यानी कोई भी मल्टीमीडिया कंप्यूटर है उसका हार्ट होता है हमारा कौन, प्रोसेसर। ठीक है, तो आजकल हम कोर 15 या फिर कोई भी हायर प्रोसेसर को रिकमेंड करते हैं किसी भी मल्टीमीडिया कंप्यूटर के लिए, क्योंकि अगर हमें मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को डेवलप करना है तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हायर प्रोसेसर की। ठीक है, जितना ही ज़्यादा हायर स्पीड का प्रोसेसर होगा वो उतना ही फास्ट वर्क करेगा और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को बेटर बनाएगा। ठीक है, तो जो आपका प्रोसेसर है, यानी उसको हम सीपीयू भी कहते हैं, ये है आपका प्रोसेसर, आप देख सकते हैं इमेज में। तो जो आपका प्रोसेसर है या इसको हम सीपीयू कहें, ये क्या है, सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो कंप्यूटर का ब्रेन होता है हमारा सीपीयू, और ये आपके जितने डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं, यानी डेटा को प्रोसेस करने के जितने सारे ऑपरेशंस होते हैं, सारे टाइप के ऑपरेशन को सीपीयू ही परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डेटा को भी ये स्टोर करता है, जितने आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उनको भी स्टोर करता है, और आपके जो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम हैं इनको भी स्टोर करने का काम सीपीयू ही करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जितने भी आपके कंप्यूटर के पार्ट्स में जितने ऑपरेशन हो रहे हैं, यानी जो भी हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, मान लीजिए आप इनपुट भी दे रहे हैं, कीबोर्ड से कोई की टाइप कर रहे हैं, तो उसकी भी प्रोसेसिंग का कंट्रोल जो है वो आपका सीपीयू करता है। तो सीपीयू के पास सारे ऑपरेशंस के कंट्रोल होते हैं, जितने आपके कंप्यूटर के पार्ट हैं उनमें जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू करता है। ऑलराइट, तो हमने एक हार्डवेयर की बात कर ली। सेकेंड हार्डवेयर आता है आपका इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस भी आपके हार्डवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं, और इनको भी हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को डेवलप करने में यूज़ करते हैं। तो जो आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं उनमें बहुत सारे आपके वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस जो है वो आपके मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। पहला तो आपको पता ही है, कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम यूज़ करते हैं एज ए इनपुट डिवाइस अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन यानी मोस्ट कॉमन और वेरी पॉपुलर जो इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या करता है, आपको कभी भी आपको कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करना है तो आप कीबोर्ड की मदद से कर पाते हैं। और जो आपका कीबोर्ड का लेआउट होता है वो एकदम
जैसे आपके पुराने ज़माने में टाइपराइटर यूज़ हुआ करता था, उसी तरह से आपका कीबोर्ड यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा की, सम एडिशनल की भी आपकी प्रोवाइड की जाती हैं, जो आपके फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, कीबोर्ड जो है वो 2 साइज़ के आते हैं, 84 कीज़ के आते हैं और एक आते हैं 101 या 102 कीज़ के। ठीक है, 2 टाइप के आपके 2 साइज़ के आपके कीबोर्ड आते हैं। लेकिन जो आपका 104 कीज़ वाला जो है या 108 कीज़ वाला है, वो आपका आजकल विंडोज़ में भी यूज़ होता है और इंटरनेट में भी आपका यही कीबोर्ड जो है वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। अब जितने भी आपके मेमोरी से रिलेटेड डिवाइसेस होंगे या स्टोरेज से रिलेटेड डिवाइसेस होंगे, वो हार्डवेयर डिवाइसेस भी हमारे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो आपको मेमोरी की भी ज़रूरत होगी, कोई भी आपको फाइल या फिर किसी तरह का फाइल को प्रोड्यूस करना है या फाइल को ऑपरेशन करना है, तो उसको स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी मेमोरी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ओरिजिनल ऑडियो है या कोई वीडियो क्लिप है या कोई एडिटेड पीसेस हैं, इनको आपको स्टोर करना है तो आप मेमोरी में ही उसको स्टोर करेंगे। तो और आपकी मेमोरी की क्यों ज़रूरत है? जो भी आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स आप बना रहे हैं मल्टीमीडिया के थ्रू, यानी प्रेजेंटेशन मान लीजिए बना रहे हैं, तो वो भी तक मल्टीमीडिया फाइल है, उसकी बैकअप को रखना भी आपको मेमोरी में ही ज़रूरत है। ठीक है, यानी मेमोरी की ही ज़रूरत होती है किसी भी प्रोजेक्ट फाइल या किसी भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को अगर आपको स्टोर करना है तो आप मेमोरी की रिक्वायरमेंट आपको होती है। ठीक है, इसमें आपका मेमोरी के अंदर आपकी बहुत सारे टाइप की मेमोरी होती है। पहले बात करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी आप देख सकते हैं, ये है आपका प्राइमरी मेमोरी या इसी को कहते हैं रैम। तो रैम जो है वो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, ऑब्वियस सी बात है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो आपका क्या करता है, सिर्फ उन्हीं डेटा या उन्हीं इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, यानी उन्हीं को स्टोर करता है, उन्हीं डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो आपके कंप्यूटर पे करेंटली वर्क कर रहे हैं, यानी जो आपके तुरंत प्रोसेस में अंडर प्रोसेस हैं, आप कह सकते हैं प्रोसेस हो रहा है। जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन वो हम किस में रखते हैं, प्राइमरी मेमोरी में रखते हैं। ठीक है, इसकी क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, बहुत कम कैपेसिटी होती है, बहुत ही कम जगह होती है इसके पास कि ये अपने डेटा को, आपके डेटा को स्टोर करे। इसलिए इधर उधर का डेटा तो नहीं रखता है, लेकिन जो आप करेंटली जिस डेटा पे वर्क कर रहे हैं या जिस इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं उसको स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और इसका जो डेटा है वो आपका, अगर आपका मान लीजिए कंप्यूटर आप चला रहे हो, उसमें यूपीएस आपने नहीं इंक्लूड किया हुआ है, अचानक से लाइट चली गई तो इसका सारा डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जनरली हम इसे क्या कहते हैं, ये आपका किससे बना हुआ है, सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना हुआ है। और इसमें जो आपकी ये जो मेमोरी है वो ज़्यादा फास्ट भी नहीं है रजिस्टर की तरह, क्योंकि रजिस्टर जो है रजिस्टर मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और डेटा इंस्ट्रक्शन जो आपका प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट होगी, जिस भी डेटा और इंस्ट्रक्शन की, उसको हम मेन मेमोरी में रखेंगे, ये हमने बात कर ली। ठीक है, अब इसको 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं प्राइमरी मेमोरी को, रैम और रोम। रैम रोम दोनों ही आपकी प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी को हम कैश मेमोरी भी कहते हैं, ज़्यादातर आपने सुना होगा कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी को हम बहुत ही हाई स्पीड का सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये आपका क्या होता है, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। ठीक है, जो आपके सीपीयू की स्पीड को बढ़ा देता है। सीपीयू जितने स्पीड से प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी स्पीड को बढ़ा देगा कौन, कैश मेमोरी या फ्लैश मेमोरी। ठीक है, ये एक तरह से बफर का काम करता है जो आपका सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं क्यों, क्योंकि जो आपका डेटा एंड प्रोग्राम है जो आपका ज़्यादातर यूज़ हो रहा है सीपीयू में जाने के लिए, यानी फ्रीक्वेंटली आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आप यूज़ कर रहे हैं, उन सारे डेटा या इंस्ट्रक्शन को हम कैश मेमोरी के अंदर रखते हैं। और जो आपका डेटा और प्रोग्राम का पार्ट जो है वो आपका कैश मेमोरी में हम ट्रांसफ़र करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करते हैं।
ठीक है। वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कैश मेमोरी में हम डेटा को रख देता है और कैश मेमोरी से ही हम सीपीयू में उसको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, इस टाइप की मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं या इसी को हम नॉन वोलाटाइल कहते हैं। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको हम क्या करते हैं, जिसका डेटा पावर स्विच ऑफ होने पे इरेज हो जाता है, वो वोलाटाइल होता है। और नॉन वोलाटाइल यानी परमानेंट, इससे डेटा आपका डिलीट नहीं होगा। आपने एक बार सेव कर दिया तो वो एज इट इज़ आपका उसमें रहेगा। ठीक है। लेकिन ये कैसी मेमोरी होती है, ये आपकी मेन मेमोरी से स्लोअर होती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी से क्या होती है, कम तेज़ी से काम करती है, यानी स्लोअर होती है। ठीक है। और इसमें हम डेटा या इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। सीपीयू डायरेक्टली क्या करता है, डायरेक्टली इस मेमोरी को एक्सेस नहीं करता है, जबकि इसको अगर एक्सेस करना होगा तो वो इनपुट आउटपुट रूटीन के थ्रू इसको एक्सेस करेगा। इसकी बात हम आगे की वीडियोस में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में जो कंटेंट आप रखोगे वो पहले आप मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हो और मेन मेमोरी से आपका सीपीयू जो है वो उसको एक्सेस करता है। अगर डेटा आपको चाहिए है सीपीयू में तो सबसे पहले अगर सेकेंडरी मेमोरी में है डेटा तो वो मेन मेमोरी में जाएगा, मेन मेमोरी से वो सीपीयू में सीपीयू एक्सेस उसको कर लेगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंडरी मेमोरी का अगर एग्जांपल देखें तो जो आपकी डीवीडी आती है या सीडी जो आता है या कोई भी डिस्क, हार्ड डिस्क, वो आपकी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है। कोई भी डिस्क या सीडी या फिर डीवीडी, ये आपके क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं या सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है। नेक्स्ट है माउस। माउस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है। ये आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि आप इसके थ्रू आप क्या करते हो, आप कोई भी कंप्यूटर में कोई भी पोजीशन पे कोई आइटम रखा हुआ है उसको स्क्रॉल कर सकते हो, राइट बटन करके क्लिक कर सकते हो। ठीक है। तो ये माउस जो है वो आपका पोजीशन, जो भी आपकी कर्सर की स्क्रीन पे जो भी आपका कर्सर लगा हुआ है उसकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हमारा ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारा कर्सर पोजीशन को मूव करता है मॉनिटर स्क्रीन पे, यानी जो आपका मॉनिटर होता है ना कंप्यूटर सिस्टम का, उसमें हम अगर कर्सर पोजीशन को मूव कराना है तो वो आपका जॉयस्टिक जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है। आप कहेंगे कि माउस भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। हाँ, माउस यूज़ किया जाता है, लेकिन वो हमारा जनरली यूज़ किया जाता है। जॉयस्टिक हमारा गेमिंग पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। जब हम गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, तो वहाँ पे हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जॉयस्टिक में आपका 4 डायरेक्शंस में मूव करता है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, कैड में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, या फिर जो भी आपकी कंप्यूटर गेम्स हैं उनको खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो एकदम सिमिलर है पेन के। ठीक है। लेकिन ये आपका यूज़ किया जाता है जो भी आपकी मेनू आइटम है उनको डिस्प्ले अगर कराना है आपको, या कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है मॉनिटर के स्क्रीन पे। ठीक है। तो मॉनिटर बेसिकली जो आपका मॉनिटर यूज़ होता है कंप्यूटर में, उस मॉनिटर पे जो भी आपको लिखना है या कुछ ड्रॉ करना है तो आप लाइट पेन का यूज़ करते हैं। ये आपका इसमें फोटो सेल होता है और ऑप्टिकल सिस्टम होता है। ठीक है। एक स्मॉल ट्यूब में आप क्या क्या स्टोर होता है, ये जो ट्यूब है ये दिख रहा है आपको, इस ट्यूब के अंदर आपका ऑप्टिकल सिस्टम भी प्लेस होता है और फोटो सेल प्लेस होती है। ठीक है। इस स्मॉल ट्यूब के अंदर, और जब लाइट पेन क्या होता है, इसका टिप जब हम मूव करते हैं तो आपका मॉनिटर स्क्रीन पे जो पेन बटन है वो प्रेस होता है, और इसलिए आपकी जो ड्राइंग है या फिर कोई भी डायग्राम जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है स्क्रीन पे। ठीक है। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपने देखा होगा, किसी भी प्रोडक्ट पे आपका बारकोड छपा होता है। बारकोड को रीड करने के लिए ये जो आपका मशीन दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, बारकोड रीडर है। तो बारकोड रीडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपका बारकोड रीडेड जो डेटा होता है, जो भी बार कोडेड डेटा होता है उसको रीड करने के लिए हम बारकोड रीडर का यूज़ करते हैं। ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट पे अगर बारकोड लगा हुआ है तो इसके थ्रू हम उसकी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो इसके लिए हमें जो ये डिवाइस यूज़ कर रहे हैं ये भी मल्टीमीडिया का ही पार्ट है। तो ये आपका बारकोड रीडर है। ठीक है। जिसके थ्रू हम बार कोडेड डेटा को रीड करते हैं, और जनरली ये आपके किसी भी सामान पे या नंबर ऑफ़ बुक्स, जो भी बुक्स
आप देखते हैं उस पर भी आपका बार कोड छपा होता है। तो बार कोड रीडर स्कैन करते हैं हम, बार कोड रीडर के थ्रू इमेज को स्कैन किया जाता है और ये आपका इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, नेक्स्ट है OMR। अब ये देखिए OMR जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है ये, इसको हम OMR शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। OMR शीट आपको एग्जामिनेशन में मिली होगी, वो OMR शीट को रीड करने का काम ये डिवाइस करता है। ठीक है, तो OMR जो स्पेशल टाइप का आपका ऑप्टिकल स्कैनर है, जो आपका जो भी आपके जितने मार्क्स आपने किए हैं पेंसिल या पेन से OMR शीट पे, उसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, ऑप्टिकल स्कैनर के थ्रू। और ये आपका क्या करता है, ये आपका स्पेशली आंसर शीट को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जामिनेशन में जो भी आंसर शीट आपने लिखी है, जो मार्क किया है आपने, सर्कल किया है, उसको रीड करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ पे आपके होते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए हमने बात कर ली हार्डवेयर की। जो भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में हार्डवेयर यूज़ होते हैं उनकी बात हमने कर ली। अब सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी कैटेगरीज के मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर में ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको हम किसी भी मल्टीमीडिया पेरिफेरल यानी मल्टीमीडिया डिवाइस को अगर आपको इंस्टॉल करना है या कॉन्फ़िगर करना है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। जैसे जनरली आप कोई भी डिवाइस, जैसे प्रिंटर है या फिर कोई भी डिवाइस आप अगर कंप्यूटर में यूज़ करना चाह रहे हो, इंस्टॉल करना चाह रहे हो या कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हो उसका, तो इसके लिए आपको उस डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर चाहिए होगा। बिना डिवाइस ड्राइवर के जो डिवाइस आप इंक्लूड कर रहे हो उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे कंप्यूटर में। इसलिए डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी डिवाइस को, किसी भी मल्टीमीडिया डिवाइस या पेरिफेरल को इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि मल्टीमीडिया जो आपका डिवाइस है, कोई भी मल्टीमीडिया डिवाइस अगर आप कंप्यूटर में लगाओगे तो आपको डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर ज़रूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर भी एप्लीकेशन होता है जो आपका वन और मोर काइंड ऑफ मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट को प्ले करता है। ठीक है, अगर कोई भी मल्टीमीडिया फाइल है, ठीक है, उसको प्ले करना है तो मीडिया प्लेयर की ज़रूरत होगी। जैसे VLC आप यूज़ करते हैं जनरली, तो VLC मीडिया प्लेयर भी आपका एक मीडिया प्लेयर है जो आपका क्या करता है, किसी भी मीडिया फाइल को, यानी जैसे सॉन्ग और हुआ, वीडियो हुआ कोई, उसको प्ले करने के लिए हम VLC का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मीडिया कन्वर्जन टूल। अब मीडिया कन्वर्जन टूल जो है, ये आपका जो टूल है, इसको एनकोडिंग डिकोडिंग मल्टीमीडिया के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी कोई भी मल्टीमीडिया का फाइल है उसको एनकोड करने के लिए या डिकोड करने के लिए हम इस कन्वर्जन टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, एक फाइल फॉर्मेट को दूसरे फाइल फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे JPG फाइल, कोई इमेज फाइल है, उसको PDF में ट्रांसफ़र करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो PDF को वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो ये जो कन्वर्जन होता है ना, वो इसी टूल के माध्यम से हम करते हैं, मीडिया कन्वर्जन टूल के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीमीडिया एडिटिंग टूल। अब ये टूल जो है वो हम कोई भी डिजिटल मल्टीमीडिया डेटा अगर हम बना रहे हैं उसको एडिट या क्रिएट करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो ये आपके मल्टीमीडिया एडिटिंग टूल हो गए। फिर ऑथरिंग टूल जो होंगे, ये हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो मल्टीमीडिया के फॉर्मेट्स हैं उनको आप कंबाइन करना चाहते हैं तो आप इस टूल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपके मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सॉफ्टवेयर की भी बात कर ली और हार्डवेयर की भी बात कर ली जो आपके मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।